Hello, dear aspirants. केमिस्ट्री के इक्वेशंस देखते ही टेंशन हो जाती है ना? ऐसा लगता है कि ये क्या लिखा है, कैसे सॉल्व होगा, एग्जाम में कैसे बैलेंस करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि चैप्टर तो समझ आ जाता है लेकिन इक्वेशन बैलेंस करते वक्त गलती हो जाती है। बट ट्रस्ट मी, आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ ना, अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप केमिकल इक्वेशन से डरोगे नहीं, बल्कि उन्हें सॉल्व करने में इंजॉय करोगे। रेडी हो? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ केमिस्ट्री लैब में होती है। ये हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रही है। जैसे गर्मियों में दूध का फट जाना यानी मिल्क टर्निंग सावर, वो एक केमिकल रिएक्शन है। जो खाना हम पकाते हैं, जो आलू बॉयल होता है, जो रोटी सिकती है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। और तो और जो खाना हम खाते हैं और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। तो इन सब एग्जाम्पल्स में क्या कॉमन है? एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसका नेचर बिल्कुल अलग है। दूध से दही, कच्चे आलू से पका हुआ आलू। सो बेसिकली जब भी किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी या नेचर चेंज हो जाती है, हम कहते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? डू वी हैव टू गेस? बिल्कुल नहीं। कुछ क्लियर साइंस होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं। पहला है चेंज इन स्टेट। सोचो, सॉलिड से लिक्विड बन गया या लिक्विड से गैस बन गई। दूसरा, चेंज इन कलर, जैसे किसी सोल्यूशन का रंग नीले से हरा हो गया। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, रिएक्शन में से बबल्स या गैस निकलती हुई दिखेगी। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी अचानक से बीकर या टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया या ठंडा हो गया। नाउ इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपने स्कूल में किया होगा। जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और एक व्हाइट पाउडर में बदल जाता है। यहाँ क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड रिबन से सॉलिड पाउडर और कलर भी। सो वी नो अ रिएक्शन हैपन। अब इन रिएक्शंस को बार बार वर्ड्स में लिखना कि मैग्नीशियम रिएक्टेड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ा लंबा और इनकन्वीनियंट है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका एक शॉर्टकट बनाया, एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जो पूरी दुनिया में समझी जाती है। एंड दैट लैंग्वेज इज केमिकल इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री की रेसिपी बुक की तरह है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि क्या क्या मिलाया और क्या क्या बना। हर इक्वेशन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसको एक सिंपल कुकिंग एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, तो आपने क्या क्या लिया? पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब आपके स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। केमिस्ट्री में इन्हीं को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर लिखा जाता है। अब इन सबको मिलाकर जो फाइनल चीज बनी, आपकी चाय, वो आपकी फाइनल डिश है। केमिस्ट्री में इसे प्रोडक्ट कहते हैं और इसे राइट हैंड साइड यानी RHS पर लिखते हैं। बीच में एक एरो होता है जो डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। सिंपल है ना? रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट। अब जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करके लिखते हैं, जैसे स्क्रीन पर लिखा है Mg+O2 गिव्स MgO, तो इसे हम कहते हैं एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये एक तरह से हमारी रेसिपी का फर्स्ट ड्राफ्ट है। ये हमें बता रहा है कि हमने क्या यूज किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अभी ये नहीं बताया कि कितनी क्वांटिटी में यूज किया। इसमें अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, बैलेंसिंग। और यही हमारा अगला टॉपिक है। और ये वो पार्ट है जहां स्टूडेंट्स मैक्सिमम जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, बैलेंसिंग। लेकिन घबराना नहीं है, हम इसे बिल्कुल सिंपल बना देंगे। बैलेंसिंग एक रूल पर बेस्ड है, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल। अगर ये पार्ट समझ आ गया ना, तो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। और ये है वो गोल्डन रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास न तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिंपल भाषा में, जितने एटम्स आपने रिएक्शन शुरू होने से पहले लिए थे, हर एलिमेंट के उतने ही एटम्स रिएक्शन खत्म होने के बाद भी होने चाहिए। एक भी एटम इधर-उधर नहीं जा सकता, ना गायब हो सकता है। So the crucial point is, the total number of atoms of each element on the LHS must be equal to the total number of atoms of that same element on the RHS. हमेशा। तभी इक्वेशन बैलेंस्ड कहलाता है। तो बैलेंस करें कैसे? सबसे कॉमन मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, हर फॉर्मूला के चारों तरफ एक बॉक्स बना लो।
ये इसलिए ताकि आप गलती से भी फॉर्मूला के अंदर कुछ चेंज ना कर दो। जैसे H2O को आप H2O2 नहीं कर सकते, वो पूरा कंपाउंड ही बदल जाएगा। स्टेप 2, दोनों तरफ यानी LHS और RHS पर हर एलिमेंट के एटम्स काउंट करके एक लिस्ट बना लो। स्टेप 3, उस कंपाउंड से बैलेंसिंग शुरू करो जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, इससे आसानी होती है। स्टेप 4, एटम्स को इक्वल करने के लिए फॉर्मूला के आगे नंबर्स लगाओ, इन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। याद रखो, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स ही चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला के अंदर कुछ नहीं। और स्टेप 5, लास्ट में एक फाइनल चेक करो कि सब एलिमेंट्स के एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कर लेना, ये आपको हर इक्वेशन में काम आएंगे। चलिए हमारे मैग्नीशियम वाले एग्जाम्पल को बैलेंस करते हैं। स्केलेटल इक्वेशन था Mg + O2 to MgO। हम देखते हैं कि LHS पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट RHS पर सिर्फ 1, तो हम MgO के आगे 2 का कोफिशिएंट लगा देंगे। ये बन जाएगा 2MgO। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, RHS पर 2 ऑक्सीजन हो गए, बट Mg गड़बड़ हो गया, RHS पर 2 Mg हो गए। नो प्रॉब्लम। अब हम LHS पर Mg के आगे भी 2 लगा देंगे। इक्वेशन बन गया 2Mg + O2 to 2MgO। अब चेक करो, चलो टेबल में देखते हैं। LHS में कितने Mg? 2। RHS में कितने? 2। परफेक्ट। LHS में कितने ऑक्सीजन? 2। और RHS में? वहां भी 2। परफेक्ट। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखा कितना आसान था? Very good. Now that we know how to write and balance the language of chemistry, let's explore the different kinds of stories these equations tell us. I mean, different types of chemical reactions. इनको आप reactions की एक family समझ सकते हो, जहां हर member का अलग character है। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही क्लियर है, कंबाइन होना। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर, जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है A + B गिव्स AB। इसको ऐसे सोचो, जब 2 दोस्त मिलकर एक हो जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना CaO में पानी डालते हैं। एकदम से हीट निकलती है, आवाज़ आती है और वो स्लेट लाइम CaOH2 बन जाता है। 2 रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट बना। यही स्लेट लाइम हम घरों में वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी हमने क्विक लाइम वाले एग्जाम्पल में देखा कि हीट रिलीज हुई। ऐसे रिएक्शंस जहां प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। याद रखने का सिंपल ट्रिक, एक्सो मतलब एग्जिट, हीट एग्जिट कर रही है। इसका ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एंटर, यहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन को होने के लिए गर्मी देनी पड़ती है। वैसे क्या आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, सांस लेने की प्रक्रिया जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें एनर्जी देता है और बॉडी हीट मेंटेन होती है। नेक्स्ट फैमिली मेंबर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है। यहाँ एक बड़ा कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में बिखर जाता है। इसका फॉर्मूला AB गिव्स A + B। सोचो जरा, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर गया। अब ये डीकम्पोजिशन ऐसे ही नहीं होता, इसे होने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी 3 तरह से दी जा सकती है। जब हम हीट का यूज करके किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, जैसे लाइमस्टोन को गर्म करके क्विक लाइम बनाना, जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जैसे पानी में करंट पास करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और जब लाइट यानी सनलाइट का यूज होता है, उसे कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड धूप में ग्रे हो जाता है। यही रिएक्शन ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ थोड़ा कॉम्पिटिशन है। इसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव यानी एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव यानी वीक एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। क्लासरूम एनालॉजी से समझो, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आया और उसने एक वीक स्टूडेंट को उसकी सीट से हटाकर खुद बैठ गया। सेम चीज यहां हो रही है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है आयरन नेल एक्सपेरिमेंट। इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, फिर उसमें एक लोहे की कील यानी आयरन नेल डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे? सोल्यूशन का जो नीला रंग था वो फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और जो कील थी उसके ऊपर एक ब्राउनिश कोटिंग आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? याद है स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट वर्सेस वीक स्टूडेंट वाली एनालॉजी? यहाँ पर आयरन
कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आयरन ने वीक कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। बन गया आयरन सल्फेट, और बेचारा कॉपर कील के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया। अगर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक को हटाए तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर दो कंपाउंड्स आपस में अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लें तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। इसको आप पार्टनर स्वैप की तरह समझ सकते हो। इस रिएक्शन की एक खास पहचान है, अक्सर इसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जो सोल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। उस सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फाइनली आते हैं दो रिएक्शंस पे जो हमेशा एक टीम के तरह काम करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या उससे हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसका ठीक उल्टा, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाए या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम कहते हैं उसका रिडक्शन हुआ है। और मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ में होते हैं। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा जरूर रिड्यूस हो रहा होगा, इसलिए इस जोड़ी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, बट इनका रियल लाइफ में क्या काम? तो चलिए देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में कहाँ-कहाँ दिखता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, इट्स एवरीवेयर। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से बाहर निकलकर हमारी जिंदगी में है। दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं करोजन और रैंसिडिटी। करोजन का मतलब है मेटल्स का धीरे धीरे खराब हो जाना, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के बर्तन या ज्वेलरी का काला पड़ जाना, या तांबे कॉपर के ऊपर हरी हरी परत जम जाना। ये सब हवा और नमी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन के कारण होता है, यानी ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जाम्पल है रैंसिडिटी। जब भी चिप्स, नमकीन या कोई भी ऑयली खाना खुला छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यानी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो रैंसिडिटी से बचा कैसे जाएं? सोचो, जो चिप्स के पैकेट हम खरीदते हैं वो तो इतने दिन तक फ्रेश रहते हैं, उनमें हवा भरी होती है, पर वो नॉर्मल हवा नहीं होती। उन पैकेट्स में से ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। वो ऑक्सीजन को चिप्स के ऑयल से रिएक्ट करने ही नहीं देती, और इस तरह चिप्स फ्रेश रहते हैं। नाउ यू नो पैकेट में हवा क्यों होती है। वाह, तो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, एग्जाम में आंसर लिखने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने आज पढ़ा है। अगर ये पॉइंट्स याद रहे तो क्वेश्चन का आंसर ईजी हो जाएगा। Okay, so first हमें रिएक्शन का पता चलता है स्टेट, कलर, गैस या टेम्परेचर में चेंज से। सेकंड, हर इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बैलेंस करना ज़रूरी है। याद है गोल्डन रूल? थर्ड, कॉम्बिनेशन में चीज़ें जुड़ती हैं, A + B = AB। डीकम्पोजिशन में एक चीज़ टूटती है, AB = A + B, उल्टा सीधा। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक को हटा देता है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। एंड फाइनली, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, जबकि रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना, और ये हमेशा साथ होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। प्रैक्टिस इज द की। जितने ज्यादा इक्वेशंस आप खुद से लिख कर बैलेंस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अब हर केमिकल इक्वेशन सॉल्व करोगे ना? आई एम श्योर यू विल। If you find this video helpful, do like, share, and subscribe.